हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक अपने पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के बारे में समझा था। तो जो आज का हमारा चैप्टर है, इसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में समझेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इंट्रोडक्शन यानी बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं हमारे लीनियर इक्वेशन, किस तरीके से हमारे इसमें वेरिएबल्स परफॉर्म करते हैं, क्या किस किस मेथड से हम उन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम उनके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टॉपिक्स टू बी कवर्ड के बारे में बात करें, यानी आज के लेक्चर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो सबसे पहले जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वो किस टॉपिक पर होगा। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी क्या-क्या इस चैप्टर के अंदर है, किसको हम लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं, किस तरीके से हम उसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोल रहे हैं, उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम उसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरह के मेथड्स होते हैं। वो होता है ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसी तरीके से आज हम सिर्फ ग्राफिकल मेथड के बारे में देखेंगे और ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के हमारे 2 टॉपिक्स क्या होने वाले हैं, सबसे पहला चैप्टर का बेसिक और दूसरा ग्राफिकल मेथड और इसके ऊपर क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, फॉर एनी लीनियर इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए देखो, फॉर एनी लीनियर इक्वेशन ईच सॉल्यूशन एक्स वाई कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट ऑन द लाइन। देखो, किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए जो हमारे सॉल्यूशन लाए करेंगे वो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में करेंगे, यानी एक्स कॉमा वाई। जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो एक लाइन के पॉइंट को शो करेंगे, यानी जो जनरल फॉर्म होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन की, वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0। वहीं अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में बात करूं, तो वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0। ये होता है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की, तो जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यानी जनरल फॉर्म होता है, वो होता है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0। अब अगर यही लीनियर इक्वेशन हमारी डबल प्रेजेंट होंगी, यानी एक लीनियर इक्वेशन हमारी ये हो गई, इसी तरीके से एक और हमारी लीनियर इक्वेशन होगी, तो वहां पे हम उसको बोल देते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया है नेक्स्ट लाइन में, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। जब भी हमारे किसी लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो जब हम उस पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद जब हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो हमेशा किसकी फॉर्मेशन होगी, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन होगी। मतलब हमारा जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है वो हमारे को क्या देता है, एक स्ट्रेट लाइन देता है। थर्ड पॉइंट पे हमसे बोला गया है कि टू लीनियर इक्वेशंस इन द सम सेम टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब दो लीनियर इक्वेशन जिसमें दोनों के वेरिएबल सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, माना हमारे पास एक जो हमारी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है वो है ए 1x प्लस बी 1y प्लस सी 1 इज इक्वल्स टू में 0। इसी तरीके से एक मेरे पास लीनियर इक्वेशन है ए 2x प्लस बी 2y प्लस सी 2 इज इक्वल्स टू में 0। दोनों केसेस में मेरा x और y क्या है, वेरिएबल्स सेम है, और यहाँ पे मेरी दो इक्वेशंस बन रही हैं लीनियर इक्वेशन। इस वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू में 0,
और दूसरी है मेरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू में 0। दोनों लीनियर इक्वेशंस में क्या सेम है, हमारे वेरिएबल सेम है, यानी x और y दोनों सेम है, लेकिन जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो a1 a2 है, मतलब वो हमारी चेंज हो सकती है। अब यहाँ पे दोनों लीनियर इक्वेशन में हमारे वेरिएबल सेम है, इस वजह से हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। इसी तरीके से क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे हमारे पास आगे पॉइंट में भी मेंशन है, द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू में 0, और साथ ही साथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू में 0, जहाँ पे हमारा a1 a2 b1 b2 c1 और c2 एक रियल नंबर्स हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर कभी 0 के इक्वल नहीं है, और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर भी हमारे 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे बस इतना बताया गया है कि ये जो भी हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, रियल नंबर्स है, यानी एक कांस्टेंट टर्म, तो जो एक हमारी कांस्टेंट वैल्यूज है, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, लेकिन जो हमारी x और y वेरिएबल्स हैं वो दोनों इक्वेशन में क्या है, सेम है। अब नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है, अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स x एंड y which satisfy both the equation in the given system of a equation is said to be a solution of the simultaneous pair of linear equation। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पेयर होगा वेरिएबल्स का, यानी x एंड y की जो वेरिएबल्स की वैल्यू होगी वो सेटिस्फाई करेगी दोनों इक्वेशंस में, ये कि ये जो भी हमारी x और y की वैल्यू है वो उस पूरे लीनियर इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। अब देखो जो हमारी लीनियर इक्वेशंस है, यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उनको रिप्रेजेंट करके सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक है हमारा लीनियर इक्वेशन में, देखो जो है हमारे लीनियर इक्वेशन, उसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और उनको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट है हमारे पास ग्राफिकल मेथड और सेकंड है हमारे पास इसके अंदर अलजेब्रिक मेथड। अब देखो ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड दोनों में क्या डिफरेंस है। ग्राफिकल मेथड्स में हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, देन उसमें एक्स और वाई की वैल्यू को प्लॉट करेंगे, और जहां पर भी हमारी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारी एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट देगा, जिससे हमें पर्टिकुलर एक्स और वाई की वैल्यू देखने को मिलेगी। वहीं अगर मैं अलजेब्रिक मेथड के बारे में बात करूं, तो अलजेब्रिक मेथड में हमारे तीन तरीके के मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है हमारे पास इसी के अंदर एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड है हमारे पास इसी के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीनों हमारे अलजेब्रिक मेथड है। अब इसमें से हमारे जो एनसीईआरटी में गिवन है और जो हमारे एग्जाम में आते हैं वो है एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है हमारा इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड। तो जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो हमारा सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो हम इसको नहीं करेंगे, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वो सिर्फ ग्राफिकल मेथड के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम बहुत सारे ग्राफिकल मेथड के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है ग्राफिकल मेथड में। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज प्रेजेंटेड बाय टू लाइंस। देखो जब हम ग्राफिकल मेथड वो सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या होगा, मानो हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है कोई, इसी तरीके से हमारे पास एक और लीनियर इक्वेशन है, यानी लीनियर इक्वेशन सेकेंड। हमने क्या करा, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करा, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पे मैं रफली चीजें बता रही हूँ। तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यहाँ पे मानो मेरे पास एक इक्वेशन की जा रही है लाइन, स्ट्रेट लाइन, यानी ये हो गई मेरी लीनियर इक्वेशन फर्स्ट की स्ट्रेट लाइन,
और इसी तरीके से एक लाइन मेरी इस तरीके से जा रही है जो क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन सेकंड की स्ट्रेट लाइन। अब होगा क्या, यहाँ पे देखो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मेरी दोनों लाइन आपस में आके इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो भी मेरे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे वही मेरी एक्स और वाई की वैल्यू होगी दोनों लीनियर इक्वेशंस के अंदर। तो ग्राफिकल मेथड में हम दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उससे स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन होती है ग्राफ के अंदर, और जहां पर भी वो दोनों लाइन हमारी आपस में कट करेंगी वहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई के, उसी से हमें पता चलेगा कि दोनों इक्वेशन में एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है। इसी तरीके से अलजेब्रिक मेथड्स में क्या बोला गया है, अलजेब्रिक मेथड्स में फॉलोइंग आर द मेथड्स फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो अलजेब्रिक मेथड में मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि हमारे पास किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड प्रेजेंट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे हमें एक-एक करके तीनों मेथड्स के बारे में पढ़ना है, यानी पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हमें सिर्फ नाम जानना है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो हम इस मेथड के बारे में नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें क्या बोला गया है, देयर आर several situations which can be mathematically represented by two equation that are not linear to start with but we allow them so that they are reduces to a pair of linear equation। यहाँ पे ये बोला गया है कि कभी कभी several situations हमें मैथमेटिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करने को मिलती है इक्वेशन की, जो हमारी लीनियर से तो स्टार्ट नहीं होती लेकिन हम उसको सॉल्व करके रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में तो होंगी लेकिन उनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा टफ होगा, लेकिन हम उसको धीरे धीरे से रिड्यूस करके ले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेशन करेंगे और अपनी एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट दे रखे हैं, एक का नाम क्या है कंसिस्टेंट सिस्टम और दूसरा है हमारे पास इसी के अंदर इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो जो हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम होता है उसमें बोला गया है a system of linear equation is said to be consistent if they has at least one solution। अगर हमारे कोई भी लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम तब बोलेंगे जब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को तब बोलेंगे जब इसके पास किसी भी तरीके का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी यहाँ पे क्या बोला गया है, कंसिस्टेंट सिस्टम के लिए हमारे पास एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन होना ही चाहिए। और वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, इनकंसिस्टेंट सिस्टम की, तो वहां पे हमारे नो सॉल्यूशन आएगा। मतलब अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता तो उसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम, और अगर एटलीस्ट एक वन सॉल्यूशन मिलता है यानी एक सॉल्यूशन भी मिलता है तो हम उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम।
नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है, कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होंगे हमारी कंसिस्टेंसी के लिए, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, लेट द टू इक्वेशंस भी, हमारे पास दो इक्वेशंस है, क्या क्या, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू में 0। देखो यहाँ पे हमारे पास कितनी इक्वेशंस हैं, दो, कौन कौन सी, एक है हमारे पास इसमें a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू में 0, दूसरी है a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू में 0। अब मानो हमारे पास अगर a1 अपॉन में a2 का रेशियो b1 अपॉन में b2 के रेशियो के बराबर नहीं आता, तो इस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ बनेगा उसमें लाइन कैसी होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और जहां पे भी हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो वो क्या बनाएगी, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा जहां पे हमें एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट मिलेगा, यानी एटलीस्ट हमें एक पॉइंट देखने को मिला, एक सॉल्यूशन देखने को मिला, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। लेकिन अगर वहीं हमारा a1 अपॉन में a2 का जो रेशियो है वो b1 अपॉन में b2 के रेशियो के बराबर तो है, लेकिन वहीं वो c1 अपॉन में c2 के रेशियो के इक्वल नहीं होता, तो इस कंडीशन में हमारी जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल निकल जाती हैं। अब देखो पैरेलल लाइंस है, यानी वो एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारे पास किसी भी तरीके का कोई सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता। इस वजह से इसे हम कौन सा सिस्टम बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। अब हमारे पास एक स्टेज और आएगी जिसमें हमारा a1 अपॉन में a2 जो है वो b1 अपॉन में b2 के रेशियो वो बराबर होगा c1 अपॉन में c2 के रेशियो में। तो इस कंडीशन में हमारी जो लाइन है वो कोइंसाइडेड कर जाएगी। कोइंसाइड का मतलब ये है, यानी जो हमारी लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट कर जाएंगी, एक लाइन है उसी के ऊपर हमारी दूसरी लाइन भी ओवरलैप कर जाएंगी, यानी यहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन है। तो इस तरीके के सिस्टम को भी हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट के लिए हमें कम से कम एक सॉल्यूशन तो चाहिए ही, लेकिन जो हमारा थर्ड केस हो रहा है उस केस के अंदर हमारी जो सॉल्यूशंस है वो एक से ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन कोई भी नो सॉल्यूशन का केस नहीं है। इस वजह से हम अपने केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर थर्ड को कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, और जो सेकेंड वाला केस है वो हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम को शो कर रहा है। देखो नेक्स्ट में हमारे पास वही पूरा जो मैंने अभी ग्राफ समझाया वो गिवन है। क्या रिलेशनशिप दिखा रखा है हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन की कोफिशिएंट के साथ, कि अगर हमारा a1 अपॉन में a2 का रेशियो b1 अपॉन में b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा, तो जो ग्राफ बनेगा उसमें हमारी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, जिससे हमें एक यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, और जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट। वहीं अगर a1 अपॉन में a2 का रेशियो b1 अपॉन में b2 के रेशियो के तो बराबर होगा, लेकिन c1 अपॉन में c2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा, तो इस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइंस का बनेगा, जिसमें हमें नो सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, और जो हमारा सिस्टम होगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास केस है जिसमें a1 अपॉन में a2 का रेशियो, b1 अपॉन में b2 का रेशियो और c1 अपॉन में c2 का रेशियो तीनों आपस में इक्वल होंगे, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो कोइंसिडेंट लाइन को शो करेगा, जिससे हमारे जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, और जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अब देखो यहाँ पर तो हुआ हमारा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट फिनिश, जिसमें हमने देखा कि क्या क्या कंसिस्टेंट सिस्टम है, किसे हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमारी जितनी भी वो लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स हैं, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उनको सॉल्व करना है, देन उनको ग्राफ में शो करना है। यानी पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम इस ग्राफ में शो करेंगे, और देखेंगे जहां पर भी हमारी लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो हमारी एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अपनी एक इक्वेशन लेट करी, वो कौन सी है, एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू में 0। अब अगर मैं यहाँ से x को इधर ही रहने दूं और y और प्लस वन को 0 की साइड ले जाऊंगी, तो ये हो जाएगा y माइनस वन। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं,
यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं एक छोटी-सी, जिसमें हम एक ऊपर x लिखते हैं, नीचे y। अब मैं क्या करूँगी, y की वैल्यू पुट करूँगी तो x की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे y की वैल्यू पुट करी 0। तो जब मैंने y की वैल्यू को 0 पुट करा तो इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू में y माइनस 1, यानी y की जगह पे रखा 0 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। देन मैंने x की y की जगह पे क्या पुट करा, 1। अगर मैं y की जगह पे 1 पुट करूंगी, यानी x इज इक्वल्स टू में y माइनस 1 मेरी इक्वेशन थी। अब मैंने इस y की जगह पे 1 रखा, यानी 1 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आई, 0। देन मैंने y की वैल्यू क्या पुट करी, 2। तो जब मैंने y की वैल्यू को 2 पुट करा तो उस कंडीशन में जो मेरी x की वैल्यू आएगी, यानी y माइनस 1 में 2 माइनस 1 को सॉल्व करूंगी तो कितना आएगा, 1। अब हमारे यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व हुई। अब हम इस लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे, अपने ग्राफ में शो करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है क्या है, x की वैल्यू माइनस 1 होने पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो यहाँ पे पहले हम नंबर्स को डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, x की वैल्यू माइनस 1 होने पर y की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू माइनस 1 ये रही। यहाँ पे हमारी y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। सेकेंड जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो है 0, 1, यानी x की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू 1। देन हमारा x की वैल्यू 1 होने पर y की वैल्यू 2, यानी x की वैल्यू 1 होने पर y की वैल्यू 2, हमारा एक कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो वो हमारी कुछ किस तरीके से जाएगी, इस तरीके से। तो ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो कौन सी है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू में माइनस का 1। तो यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से अगर मैं अपनी सेकंड लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करूँ, यानी 3x माइनस का 12 इज इक्वल्स टू में 0। तो ये हो जाएगा मेरा 3x इज इक्वल्स टू में 12y इज इक्वल्स टू में 12 माइनस 2y, यानी x को अगर मैं और एलिमिनेट करूं तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2y अपॉन में 3। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी हम एक टेबल को ड्रॉ करेंगे। देन इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारे यहाँ पे सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो जब अगर मैंने y की वैल्यू पे क्या पुट करा, 2 पुट करेंगे, हमारी मर्जी हम 0 से करें, 1 से करें, 2 से करें। फॉर एग्जांपल मैंने y की वैल्यू 0 पुट करी, तो 0 पुट करते ही मेरी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 12 माइनस 2, 0 कॉमा अपॉन में 3, यानी 12 में से 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ये हो जाएगा 12 अपॉन में 3, तो कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, 4। यानी x की वैल्यू कितनी आई, 4। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करा 2, y की वैल्यू को 1 पुट करते हैं। देन x इज इक्वल्स टू में 12 माइनस 2 1 अपॉन में 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 अपॉन में 3, यानी 10 अपॉन में 3, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.3। इसी तरीके से जब मैंने y की वैल्यू को 2 पुट किया तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 3, यानी 12 माइनस 4 अपॉन में 3। 12 में से 4 माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी 8 अपॉन में 3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी 2.6।
यानी हमने जब वैल्यू 2 रखी एक y की तो x की वैल्यू भी कितनी आई 2.6 आई। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक-एक करके इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे डिनोट करना है। तो देखो क्या बोला गया है y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 4 यानी y की वैल्यू 0 पे जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी है 4। देन y की वैल्यू 1 होने पर x की वैल्यू है 3.3 यानी अप्रॉक्सिमेटली हम इसको यहाँ पे लेके चलेंगे। y की वैल्यू 1 होने पर x की वैल्यू है हमारी 3.3। इसी तरीके से y की वैल्यू 2 होने पर x की वैल्यू है हमारी 2.6 यानी y की वैल्यू 2 होने पर x की वैल्यू है 2.6 वो हमारी कुछ यहाँ आएगी। अब जब हम इसे ग्राफ में हमने डिनोट कर दिया है और जब हम इसको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे तो जो ये हमारे पॉइंट्स होंगे यानी जो ये हमारे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारी एक्स और वाई की वैल्यूज कहलाएंगी। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमारी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो होगी 2 और वाई की वैल्यू होगी यहाँ पे 3। यानी अगर इस हम लाइन को देखें तो ये यहाँ पे जब हमारी कट कर रही है यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू में एक्स की वैल्यू होगी 2 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। यानी जो हमारे इसके सॉल्यूशन निकली हैं वो एक्स इज इक्वल्स टू में 2 और वाई की क्या आएगी इज इक्वल्स टू में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी तरीके से गिवन है। क्या दे रखा है हमारे पास एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y। यहाँ पे हम पहली इक्वेशन को अपनी सॉल्व करेंगे यानी 2x माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल्स टू में 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 13 इज इक्वल्स टू में 3y। देन 2x प्लस 13 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में y। अब हम क्या करेंगे एक एक करके वैल्यूज को पुट करेंगे। तो जब मैंने x की वैल्यू को 0 पुट करा तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 0 प्लस 13 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में y। यानी जब मैं 13 को किससे डिवाइड करूंगी 3 से डिवाइड करूंगी तो जो मेरी वैल्यू हो जाएगी वो होगी 4.3 यानी अप्रोक्सीमेटली हम इसको 4 लेके चलेंगे। इसी तरीके से जब मैंने x की वैल्यू को 1 पुट करा तो ये हो जाएगा मेरा 2 1 प्लस 13 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में y जिसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 13 अपॉन में 3 इज इक्वल टू में y यानी 15 अपॉन में 3 जिसे हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। वहीं जब मैंने x की वैल्यू को 2 पुट किया तो उस कंडीशन में यह हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 13 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में y। ये हो जाएगा मेरा 4 प्लस 13 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में y यानी 17 अपॉन में 3 इज इक्वल टू में y। जब मैं 17 डिवाइडेड बाय 3 करूंगी तो जो मेरी y की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 5.6। तो अब हम क्या करेंगे अब हम इन वैल्यूज को अपने ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट क्या है x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 4.3 यानी x की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू कितनी है 4.3। देन x की वैल्यू 1 होने पर y की वैल्यू 5 यानी x की वैल्यू 1 होने पर यहाँ पे जो हमारी y की वैल्यू है वो क्या हो रही है 5। देन x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू 5.6। x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू 5.6 जो हमारी यहाँ पे लाई करेगी
तो जब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ हमारी इस तरीके से बनेगी। अब उसके बाद अब हम दोबारा से अपनी सेकंड लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो क्या है 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल्स टू में 0, यानी 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल्स टू में 0। तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 12 इज इक्वल टू में 2y, यानी 3x प्लस 12 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में y। हमें सेम टेबल बनानी है। x और y की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू 0 रखने पर जो हमारी y की वैल्यू आएगी, यानी जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू को क्या रखा, 0 रखा, तो उस कंडीशन पे क्या देखेंगे हम, 3 0 प्लस 12 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में y, यानी ये हो जाएगा 12 अपॉन में 2 इज इक्वल टू में y, जिसे जब हम सॉल्व कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। सेम इसी तरीके से जब मैंने x की वैल्यू को 1 रखा तो ये हो जाएगा 3 1 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू में y, यानी 3 प्लस 12 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में y, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15 अपॉन में 2 इज इक्वल टू में y, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी, 7.5। सेम जब मैंने x की वैल्यू को 2 पुट किया तो ये हो जाएगा 3 2 प्लस 12 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में y, 3 2 जा 6 और 6 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में y। कैंसिल आउट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। अब हम यहाँ पे अपने इस टेबल को फिल करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 0 पे हमारी y की वैल्यू आ रही थी 6 और 1 पे हमारी y की वैल्यू आ रही थी 7.5, 2 पे हमारी y की वैल्यू कितनी आ रही थी, 9। तो अब हम इसमें ग्राफ में शो करेंगे, यानी x की वैल्यू 0 होने पे y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू हो गई 6, x की वैल्यू 1 होने पर y की वैल्यू हो गई हमारी 7.5, और सेम इसी तरीके से x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू हो गई हमारी 9। तो हमारी एक लीनियर इक्वेशन का जो स्ट्रेट लाइन है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। इसी तरीके से जब अपनी फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन को और एक्सटेंड करेंगे तो वो हमारी कुछ इस तरीके से, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी दोनों लाइन आपस में आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी यहाँ के जो हमारे एक्स कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन। तो एक्स का कोऑर्डिनेट है हमारा -3 और जो वाई का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 2.5, यानी -3 और 2.5 हमारी क्या हो गई, एक्स और वाई की वैल्यूज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, बोला क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है, उन्हें हमें सॉल्व करना है, देन उसको ग्राफिकली यहाँ पे शो करना है। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इसमें हमें गिवन है 10 students of class 10th took part in mathematics quiz
If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमारे पास टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स के क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जिसमें से जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज के कंपैरिजन में उनसे 4 ज्यादा हैं। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को निकालना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज हमने लेट किया कि जो हमारे नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं एक्स। इसी तरीके से जो हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी हो गई वाई। अब हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट है, टोटल 10 स्टूडेंट है, जिसमें से जो हमारी गर्ल्स हैं वो क्या है? 4 मोर देन है। सबसे पहले यहाँ पे एक हमारी इक्वेशन बनेगी जिसमें गर्ल्स और बॉयज यानी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज मिलके टोटल 10 स्टूडेंट्स बना रहे हैं क्लास 10th के, यानी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हमारी ये हो गई। वहीं अगर हम सेकेंड लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करें तो उसमें ये बोला गया है जो हमारी वाई यानी जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो ये हमारी सेकेंड लीनियर इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और अपनी एक्स और वाई की वैल्यूज को निकालेंगे। तो यहाँ पे मेरी पहली लीनियर इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 10। तो यहाँ पे हमने क्या करा? सेम टेबल को बनाएंगे, एक्स और वाई, देन तीन वैल्यूज निकालेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या करा? एक्स को रख दिया 10 माइनस वाई के बराबर। अब वाई की वैल्यू मैंने 2 पुट करी तो वाई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 8। इसी तरीके से जब मैंने वाई की वैल्यू को 4 पुट करा तो मेरी जो एक्स की वैल्यू आई वो आई 6, और जब मैंने वाई की वैल्यू को 6 पुट किया तो जो मेरी एक्स की वैल्यू है वो आ गई मेरी 4। यहाँ पे मैंने बड़ी बड़ी वैल्यूज इसलिए ली है ताकि वो जल्दी से सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल्स टू में x प्लस 4, यानी y इज इक्वल्स टू में x प्लस 4। इसके लिए हमने दोबारा से एक टेबल बनाई जिसमें x और y की वैल्यू को पुट करेंगे। अब मैंने क्या करा? x की वैल्यू को 1 रखा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी 5। तो y की वैल्यू आई 5। जब मैंने x की वैल्यू को 2 पुट किया तो 2 प्लस 4 यानी y की वैल्यू हो गई 6, और x की वैल्यू को जब मैंने 3 पुट करा तो यानी 3 प्लस 4 y की वैल्यू कितनी हो गई? 7। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन पूरी लीनियर इक्वेशन की जितनी भी वैल्यूज है उसको ग्राफ पे शो करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को रखेंगे। y की वैल्यू 2 होने पर x की वैल्यू कितनी आ रही है? 8। तो यहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू है वो 7 यहाँ पे हो गई। इसको हम और एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगी 8। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2 होने पर यानी ये वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे। देन x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4 होने पर, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4 होने पर, यानी एक हमारा पॉइंट ये हो गया। देन x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6 होने पर, तो ये हो गई हमारी 6 और 4 दिस पॉइंट। अब जब हम यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो कुछ इस तरीके से जाएगी। यानी ये कौन सी इक्वेशन का हो गया? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 10। नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू 1 होने पर
y की वैल्यू 5 यानी x की वैल्यू 1 होने पर y की वैल्यू 5, ये रहा पॉइंट हमारा। देन x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू 6, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये गिवन है। नेक्स्ट है x की वैल्यू 3 होने पर y की वैल्यू 7। तो यहाँ पे जब हम इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये पॉइंट होगा, जिसमें हमारी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है 7। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे नंबर ऑफ बॉयज क्या थे, नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो हमारे x थे, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 3। और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी क्या थी y, यानी y की वैल्यू हो गई हमारी इसके अंदर 7। यानी हमारी जो टोटल क्लास 10th के अंदर स्टूडेंट्स थे, जिसमें हमारे बॉयज का नंबर 3 है और जो हमारी गर्ल्स हैं वो टोटल कितनी प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास इसी में एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोला गया है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड अ पेन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे सबसे पहले। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, जो हमारी एक पेंसिल का कॉस्ट है वो कितना है x, सेम जो हमारा कॉस्ट होगा एक पेन का वो कितना हो जाएगा y। तो पहले इक्वेशन में क्या बोला गया है, 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 7 पेन यानी 7y बराबर है किसके, 50 के। और जो हमारे दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया है 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5y बराबर है किसके, 46 के। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास x का वेरिएबल दूसरे के y का वेरिएबल बन जाए और पहले के y का वेरिएबल दूसरे का x का वेरिएबल बन जाए, तो सबसे पहले हम दोनों को ऐड करेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे यानी 5x 7y इज इक्वल्स टू में 50 प्लस 7x प्लस 5y इज इक्वल टू में 46। तो ऐड करने पे ये हो जाएगा हमारा 12x प्लस 12y इज इक्वल्स टू में 96। अब इस पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम अगर 12 से डिवाइड कर दें, यानी इसको भी 12 से, इसको भी 12 से और इसको भी 12 से, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 8। एक हमारी इक्वेशन ये शॉर्ट बन गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इन दोनों को ऐड करा इसी तरीके से हम बोथ इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 7x, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू में 50 और 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू में 46। तो देखो ये माइनस और ये माइनस, 7x में से 5x गए तो कितना बचा, सिर्फ 2x, और 7 में से 5 गए तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, प्लस का 2y इज इक्वल्स टू में 4। पूरी इक्वेशन को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी माइनस का x प्लस का y इज इक्वल्स टू में 4, जिसको जब हम और ज्यादा शॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी y इज इक्वल्स टू में 4 प्लस एक्स। तो एक हमारी इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 8 और एक इक्वेशन बन गई हमारी y इज इक्वल्स टू में 4 प्लस एक्स। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, देन एक्स और वाई की वैल्यू यानी पेंसिल और पेन के कॉस्ट को निकालना है। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 8। टेबल को ड्रॉ करना है। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू रखूं x इज इक्वल्स टू में 8 माइनस वाई, यानी जब मैंने y की वैल्यू को 2 रखा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 में से 2 गए 6 बचा। सेम जब मैंने y की वैल्यू को 4 रखूंगी यानी 8 माइनस 4, तो वैल्यू कितनी आएगी 4। और जब मैंने y की वैल्यू को 6 रखेंगे तो जो मेरी x की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो वो है मेरी y इज इक्वल्स टू में 4 प्लस एक्स, यानी दूसरा हमारा यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ होगा।
जिसमें x और y, अब मैंने x की वैल्यू को 1 पुट करा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी 5। जब मैंने x की वैल्यू को 2 पुट करा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 यानी 6। और जब मैंने x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी 7। तो यहाँ पे हमने अपने दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले पहली लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। क्या बोला गया है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 2 पर, यानी एक पॉइंट हमारा ये हो गया। देन x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 पर, तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा ये। लास्ट है हमारे पास x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 पर, तो एक हमारा जो पॉइंट हो गया वो कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे जो हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन को दिखाएगा, यानी ये हो गया हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 8। अब हमारे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन है, अगर हम उसके पॉइंट्स को ड्रॉ करें, x की वैल्यू y होने पर y की वैल्यू है 5, देन x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू है 6, और x की वैल्यू 3 होने पर y की वैल्यू है हमारी 7। तो यहाँ से हमें अच्छे से दिख रहा है कि ये s जो हमारा यहाँ पे x और y का कोऑर्डिनेट है, वो हमारा क्या शो कर रहा है, x और y की वैल्यू। तो x की बात करें तो हमारा जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2, और जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 6। यानी जो हमारा इसमें पेंसिल का प्राइस है वो है x, यानी इसकी वैल्यू हो गई 2, और जो हमारा पेन का प्राइस है यानी y, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6। नेक्स्ट हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनानी है, इसमें खाली सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, इसको सॉल्व नहीं करना। तो क्या बोला गया है, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraically. इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है कि 7 years अगो, यानी 7 साल पहले, वो क्या था, वो उसकी एज से 7 टाइम्स था। और वहीं पे एक चीज और उसने ये बोली है कि आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स होऊंगा। तो हमें क्या करना है, इस पूरी सिचुएशन को एल्जेब्रिकली शो करना है। तो इसको शो करने के लिए क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लेट करेंगे अल्ताफ की एज को, आफ्ताब की एज को, फिर उसके डॉटर की एज को। तो हमने क्या लेट किया, लेट करंट एज ऑफ आफ्ताब, जो हमारी आफ्ताब की करंट एज है वो कितनी है, एक्स ईयर्स। इसी तरीके से जो हमारी करंट एज होगी उसकी डॉटर की, ठीक है, जो आफ्ताब है उसकी डॉटर की जो करंट एज है वो कितनी है, वाई। वो कितनी हो गई, वाई ईयर्स। अब क्या बोला गया है, 7 years अगो, 7 साल पहले। 7 साल पहले यानी हमें पता है, अगर 7 years अगो के बारे में बात की जाएगी तो जो हमारी आफ्ताब की एज है
उसकी एज में से भी 7 माइनस होगा और उसकी डॉटर की एज में से भी 7 माइनस होगा, यानी ये भी क्या हो गया x माइनस 7। लेकिन इसमें ये बोला गया है कि जो आफताब है वो ये कह रहा है कि जो उसकी एज है यानी x माइनस 7 जो उसकी एज है वो उसकी बेटी की वो उसकी बेटी की एज के 7 टाइम्स होगी। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल्स टू में 7y माइनस का 49। देन और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 7 9 इज इक्वल्स टू में माइनस का 49 प्लस 7 x माइनस 7y इज इक्वल्स टू में माइनस का 42। एक हमारी लीनियर इक्वेशन ये बनी। नेक्स्ट में बोला गया है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या होगा, आफताब की एज में 3 साल और जुड़ जाएंगे यानी ये हो जाएगा x+3। और ऐसे ही उसकी डॉटर की एज में भी 3 साल जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा y+3। तो आफताब क्या कह रहा है कि उसकी एज जो होगी उसकी बेटी की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी। यानी जब हम इसे अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x+3 इज इक्वल्स टू में 3y+9, यानी x+3 माइनस का 3y माइनस का 9 इज इक्वल्स टू में 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y देन माइनस का 6 इज इक्वल्स टू में 0। x माइनस 3y इज इक्वल टू में 6। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू में 6। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस इसमें हमें याद रखना है कि एज 7 ईयर्स अगो कितनी हो रही है और आज से 3 साल बाद कितनी हो रही है। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, पहले आफताब की एज को लेट किया x ईयर्स, देन उसकी डॉटर की एज को लेट किया y ईयर्स। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, 7 साल पहले जो आफताब की एज होगी वो आज से 7 साल कम होगी। इसी तरीके से उसकी बेटी की एज आज की करंट एज से 7 साल कम होगी। लेकिन आफताब ने क्या कहा कि जो उसकी एज है उसकी बेटी की एज से 7 गुनी है और आज से जो 3 साल बाद वाला केस होगा उसमें आफताब की एज में 3 साल जुड़ेंगे और जो उसकी डॉटर है उसकी एज में भी 3 साल जुड़ेंगे। तो उसने 3 साल वाले केस में ये कहा कि जो आफताब यानी उसकी एज है वो उसकी बेटी की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी। तो जब हमने दोनों को सॉल्व किया तो इस कंडीशन में जो हमारी वैल्यू आई वो क्या आई, एक इक्वेशन हमारी बनी x माइनस 7y इज इक्वल्स टू में माइनस का 42 और जो हमारी दूसरी इक्वेशन बनी वो है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू में 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मतलब के की कौन सी वैल्यू होगी, जिसमें हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू में 9 और दूसरी है हमारे पास 2x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू में 11। अब इन दोनों इक्वेशन में हमें ये बताना है कि कौन सी के की वैल्यू होगी जिसमें हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर नो सॉल्यूशन का केस होगा। तो हमें पता है नो सॉल्यूशन का केस किसके अंदर देखने को मिल रहा था, जब हमारा a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू में किसके बराबर होता है, c1 अपॉन में c2। और लेकिन हमारा ये केस कौन सा है, नो सॉल्यूशन का, यानी a1 अपॉन में a2 का रेशियो b1 अपॉन में b2 के रेशियो के तो बराबर होगा। लेकिन b1 अपॉन में b2 का जो रेशियो है वो c1 अपॉन में c2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो a1 की वैल्यू हो गई 4, b1 की वैल्यू हो गई -3 और c1 की वैल्यू हो गई मेरी 9। नेक्स्ट में इसी तरीके से a2 की वैल्यू हो गई 2, B2 की वैल्यू हो गई k और C2 की वैल्यू क्या हो गई 11। और हमसे क्या बोला गया है, नो सॉल्यूशन के केस में A1 अपॉन में A2 बराबर होता है B1 अपॉन में B2 एंड इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो जब हम वैल्यूज को पुट करते हैं
A1 अपॉन में A2 यानी 4 अपॉन में 2 बराबर होगा B1 अपॉन में B2 यानी -3 अपॉन में K इज नॉट इक्वल टू 9 अपॉन में 11। देखो यहाँ पे हमारी ये सिचुएशन इक्वल है, तो हम इसी को लेके चलेंगे। देन 4 को K से मल्टीप्लाई करा, 2 को 3 से, तो हो जाएगा 4K इज इक्वल्स टू में माइनस का 6, तो K की वैल्यू हो जाएगी -6 अपॉन में 4, देन कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा -3 अपॉन में 2, तो K की वैल्यू कितनी आई, -3 अपॉन में 2। नेक्स्ट में हमारे पास क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, हमें रेशियोज को कंपेयर करना है। A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 को बिना ड्राइंग, विदाउट ड्राइंग देम, बिना उसको ड्रॉ किए, और चेक करना है कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, पैरेलल है या फिर कोइंसाइड है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू में 0, और दूसरी इक्वेशन है हमारी इसी में 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू में। अब हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे A1 अपॉन में A2 यानी 5 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू में माइनस का 4 अपॉन में 6, देन इज इक्वल टू में 8 अपॉन में माइनस का 9। क्या हमारे तीनों रेशियोज इक्वल है? नहीं। A1 अपॉन में A2 का रेशियो B1 अपॉन में B2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, और इसी तरीके से वो C1 अपॉन में C2 के रेशियो के इक्वल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे, जब हमारा A1 अपॉन में A2 का रेशियो B1 अपॉन में B2 के रेशियो के इक्वल नहीं होता, तो इस कंडीशन में हमारी कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी में दे रखा है 6x, यानी A1 हो गया 6, A2 हो गया 2 इज इक्वल टू में A1 हो गया 3, A2 हो गया हमारा माइनस का 1, सॉरी A1 हो गया 6, A2 हो गया 2, B1 हो गया -3, देन B2 हो गया -1, C1 हो गया हमारा 10 और C2 हो गया हमारा 9। अगर हम इसे सॉल्व करें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देन माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 3 अपॉन में 1 बराबर आ रहा है 3 अपॉन में 1 के, बट इज नॉट इक्वल टू 10 अपॉन में 9। यानी ये कौन सी सिचुएशन बनी, जब हमारा A1 अपॉन में A2 बराबर होगा किसके, B1 अपॉन में B2 के, बट वो बराबर नहीं होगा किसके, C1 अपॉन में C2 के। तो जो ये केस होता है हमारे, इस कंडीशन के अंदर जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं। मतलब इसमें हमारे किसी तरीके का कोई सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा, और जो हमारी लाइन की प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी, पैरेलल लाइंस होंगी। नेक्स्ट हमारे पास इसमें गिवन है, तो A1 हो गया हमारा 9, A2 हो गया हमारा 18, फर्स्ट इक्वेशन से हमारा B1 हो गया 3 और सेकंड से B2 हो गया हमारा 6, देन C1 हो गया 12 और C2 हो गया हमारा 24। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। यानी यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है A1 अपॉन में A2 का रेशियो B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 तीनों के रेशियो आपस में इक्वल है। तो ये कंडीशन हमारी किसकी होती है, को इंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है, जिसके अंदर हमें मैनी सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं। यानी A1 अपॉन में A2 बराबर है किसके, B1 अपॉन में B2 इज इक्वल्स टू में C1 अपॉन में C2 के। तो ये इस कंडीशन में जो हमारी लाइंस होती हैं वो कैसी होती है, को इंसिडेंट
लाइन्स होती यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी और इस कंडीशन में हमारे जो सॉल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे यानी बहुत सारे हमें सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू में 0। हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, हमें दूसरी इक्वेशन खुद से बनानी है जिसमें हमें तीन फॉर्मेशन देनी है कि वो जो हमारी लीनियर इक्वेशन होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को ड्रॉ करे, एक पैरेलल लाइंस और एक कोइंसिडेंट लाइन। तो फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें पता है a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर हमारी एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू में 0, तो जो हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी वो हो सकती है हमारी 4x प्लस में 9y माइनस का 7 इज इक्वल्स टू में 0। कैसे देखो, जब हम 2 अपॉन में 4 को रखेंगे और रखेंगे 3 अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू में -8 अपॉन में -7, तो यहाँ माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्या हमारा 2 अपॉन में 4 3 अपॉन में 9 के इक्वल आएगा? नहीं। तो ये हमारी कौन सी लाइन का केस हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन का केस हो गया। इसी तरीके से हम अगर सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें, सेकंड में हमसे बोला गया है कि जो लीनियर इक्वेशन होगी वो इस तरीके से फॉर्म करना है कि वो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी को शो करे। तो पैरेलल लाइन के कंडीशन में क्या होता है, a1 अपॉन में a2 का रेशियो b1 अपॉन में b2 के रेशियो के तो बराबर होता है, लेकिन वो c1 अपॉन में c2 के रेशियो के इक्वल नहीं होता। तो अगर हमारी एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू में 0, तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन होगी वो क्या होगी? देखो, वो हो जाएगी हमारी 4x प्लस का 9y माइनस का 9 इज इक्वल्स टू में 0। अब इससे होगा क्या, जब हम 2 अपॉन में 4 को बराबर रखेंगे 3 अपॉन में, यहाँ पे हम 9 ना रख के क्या रखेंगे 6। देखो, जब हम 2 अपॉन में 4 को 3 अपॉन में 6 के इक्वल रखेंगे, देन -8 अपॉन में -9 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, देन 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारा 1 अपॉन में 2 है वो 1 अपॉन में 2 के बराबर है, लेकिन 8 अपॉन में 9 के बराबर नहीं है। तो ये हमारी कौन सी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई? पैरेलल लाइन की हो गई। एंड लास्ट हमारे पास इसमें थर्ड बचता है कौन सा? कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमें पता है a1 अपॉन में a2 का रेशियो बराबर होता है b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2 के रेशियो के जैसा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू में 0। हम क्या करेंगे, सेम यही इक्वेशन रख देते हैं या फिर हम इसमें इक्वेशन को चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस का 16 इज इक्वल्स टू में 0। यानी जब हम 2 अपॉन में 4 को इक्वल रखेंगे 3 अपॉन में 6 एंड माइनस के 8 अपॉन में माइनस के 16 से, तो 8 1 जा 8 8 2 जा 16, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इज इक्वल्स टू में 1/2 इज इक्वल टू में 1/2। यानी तीनों जो रेशियो है वो हमारे इक्वल आएंगे, जो हमारे कौन से रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे? कोइंसिडेंट लाइन की रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आज का लेक्चर का ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया है इसमें,
The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160. After a month, the cost of a 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically. हमें क्या करना है यहाँ पे अपनी सिचुएशन को कैसे शो करना है? algebraically शो करना है। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है द कॉस्ट ऑफ 2 केजी यानी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो प्राइस है वो है 160। लेकिन एक महीने के बाद वहीं पे 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का प्राइस कितना हो गया 300। अब हमें इस सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल इज यानी 1 किलो सेब का कॉस्ट कितना है एक्स रुपीज। और इसी तरीके से जो कॉस्ट होगा 1 किलो ग्रेप्स का वो कितना हो गया वाई रुपीज। तो अब क्या बोला गया है कि जब हम जो हमारा 2 किलो एप्पल्स है यानी 2x हो गया और 1 किलो ग्रेप्स यानी y हो गया, इसका प्राइस कितना है 160। और वहीं पे हमें बोला गया है कि एक महीने के बाद आफ्टर 1 मंथ जो इसका प्राइस है वो कितना हो गया 4x यानी 4 किलो सेब और 2 किलो ग्रेप्स का प्राइस कितना हो गया 300 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड और अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने काफी सारे ग्राफिकल मेथड्स के बारे में डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन को आप लोग ग्राफिकल मेथड से तो सॉल्व करोगे ही, लेकिन साथ ही साथ इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हम अपने सेब का प्राइस निकालेंगे और अपने ग्रेप्स का प्राइस निकालेंगे। तो आज की क्लास के लिए हमारा ग्राफिकल मेथड इनफ है। नेक्स्ट क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड की मदद से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और दोनों मेथड्स में किस किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर होता है हमारा यहीं पे फिनिश, जिसमें हमने आज चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ साथ चैप्टर के पूरे बेसिक को कंप्लीट किया और साथ ही में हमने अपने वहाँ 3 मेथड्स थे जिसमें एक था हमारा ग्राफिकल मेथड जो हम इस क्लास में करेंगे, एक था हमारा एलिमिनेशन मेथड यानी क्लास 10th में हमारे पास लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड दिए गए हैं, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिसमें से जो हमारा ग्राफिकल मेथड है वो ओवरऑल हमारा यहाँ पे आज के लेक्चर में कंप्लीट हो गया। बचे हुए 2 एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम क्या करेंगे अपने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे और उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस को करेंगे जिस तरीके से आज हमने अपने ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है।